हेलो एवरीवन। मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि विच इज़ नॉट एन एक्शनेबल क्लेम्स। अब आपको एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में पता होना चाहिए कि अनसिक्योर्ड जो डेट होते हैं, अनसिक्योर्ड है ना, किससे सिक्योर नहीं होने चाहिए? मॉर्गेज से, हाइपोथिकेशन से, प्लेज से और मूवेबल प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट से, पोजीशन जो दिया हुआ है। अगर वो सिक्योर हैं तो वो कभी भी एक्शनेबल क्लेम्स नहीं होंगे, क्योंकि वे दावे, ऐसा डेट, ऐसा कोई पैसा आपने दे रखा है, आपका पैसा फंसा हुआ अटका हुआ है जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो, और वो सिक्योर नहीं होना चाहिए, अनसिक्योर्ड होना चाहिए, तो ही वो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं। ठीक है, जो कि कोर्ट के द्वारा ही पास करवाए जा सकते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो है डेक्रेटल सम। ये एक केस के थ्रू आया था कि जो राइट टू क्लेम ऑफ डेक्रेटल सम होता है, जो इंटरेस्ट लिया जाता है, पैसे देने के बाद इंटरेस्ट लिया जाता है, वो क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम्स नहीं होते हैं। ये एक जजमेंट से आया था। ठीक है, जजमेंट के थ्रू आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि ऐसा कौन सा प्रोविजन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो इस लैटिन मैक्सिम जो थी, नो नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, नो मैन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल ही हिमसेल्फ हैज, है ना, तो इसका अपवाद है। तो हमारा जो आंसर है वो है डी, 41 एंड 43। क्यों है? तो जो सेक्शन 41 एंड 43 कहता है, क्या कहता है? सेक्शन 35 तो ऑस्टेम्स उसकी बात करता है, इलेक्शन की, क्योंकि वो खुद ने नहीं किया, ओनर ने किया ही नहीं है ना, बेटर टाइटल। लेकिन 41 एंड 43 दोनों ही जो हैं, 41 जो है ऑस्टेंसिबल ओनर का है। क्या है? ऑस्टेंसिबल ओनर। तो जब ओनर ही खुद नहीं है, दूसरा पर्सन है, तो इससे रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट आता है 43। 43 भी हमारा यही कहता है कि अनऑथोराइज्ड ट्रांसफर की बात करता है। अनऑथोराइज पर्सन ने अगर कोई ट्रांसफर किया है तो वो है 43 के अंदर। तो दोनों के नाम से, हेडिंग से ही क्लियर हो गया। और जो हमारा ऑप्शन डी है उसमें दोनों सेक्शन दिए गए हैं, इसीलिए जो हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन पर्सन। देखो, ये जो बात करता है, आपको, आप इसे ढंग से पढ़ेंगे तो ये बात कर रहा है रूल अगेंस्ट परपेचुटी की। ठीक है, रूल अगेंस्ट परपेचुटी मतलब कि कोई भी ट्रांसफर ऐसा नहीं होगा जो किसी की लाइफ टाइम, पूरी लाइफ आप उसको रोक के रखो और उसके बाद वन पर्सन के बाद ही उसको ट्रांसफर होगा, है ना। तो इसे कहते हैं रूल अगेंस्ट परपेचुटी। ओके, रूल अगेंस्ट परपेचुटी का प्रोविजन कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन नंबर 14 में दिया गया है। अगर आप 14 की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो एज इट इज लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज कहीं से उठाई नहीं है, किसी का इंटरप्रिटेशन नहीं है, पूरी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेयर एक्ट फोकस करिए, 95% पेपर बेयर एक्ट से ही बनता है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि टोटल कितने क्वेश्चन थे जो एज इट इज बेयर एक्ट में से बन के आए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि लिस्ट पेंडेंस जो है किस पर बेस्ड होता है? तो ये पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड होता है। ये जो मेरा डॉक्ट्राइन वाला वीडियो था उस पर भी मैंने आपको बताया था कि ये पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल इज, क्या होता है? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, सेल तो होती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता, तो ये मॉर्गेज ही होता है। ओके, मॉर्गेज के प्रोविजन को आपको बहुत अच्छे से करना है, 100% एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। समझिए मॉर्गेज की चीज को इस तरह से। देखिए, मॉर्गेज जो है आपका कौन से सेक्शन में डिफाइन है? 58 में। ओके, 58 ए में जो है मॉर्गेज डिफाइन है। उसके बाद जो स्टार्ट होती है टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस स्टार्ट होंगे आपके बी से लेकर के, है ना, बी सी डी ई एफ एंड जी, है ना। तो बी से जी, बी सी जी, कुछ आपको ऐसा सुनाई दे रहा होगा ना, बी सी जी, बीसीजी का भी टीका लगता है ना। तो बी से लेकर जी तक आप कभी भी ए नहीं करोगे, ए से स्टार्ट कर दिया तो आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो बी में है सिंपल मॉर्गेज, नॉर्मल, है ना। पहले चीजें क्या होती हैं, पिछले जमाने से कोई भी चीज देखो तो सबसे पहले चीजें सिंपल होती हैं। ओके, तो सिंपल मॉर्गेज, उसके बाद कोई क्या करते हैं, उसमें कंडीशन लगा दी जाती है। तो दैट मीन्स सेकंड नंबर पे आपका आने वाला है मॉर्गेज जो है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। डी नंबर पे, डी पे मतलब तीसरे नंबर पे आता है
कि अगर कोई चीज कंडीशन लगा लगा के देते हो तो आप कैसे करते हो, उसको फेंक देते हो यूज करके, है ना। तो फिर जो डी नंबर पे आपका आने वाला है मॉर्गेज, वो है यूसुफ्रक्चुरी। कि कौन सा वाला आने वाला है, यूसुफ्रक्चुरी, है ना। इसका नाम कैसा है, यूज एंड फ्रक्चर, मतलब यूज करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो चीजें होती है ना, यूज करो और फेंक दो, तो इसको आप ऐसे ही याद रख लो, है ना, यूसुफ्रक्चुरी। नेक्स्ट आने वाला है वो आपका इंग्लिश। ऐसी कौन सी चीजें होती है, यूज करो और फेंक दो, इंग्लिश चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एफ नंबर पे है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स लोग आए थे वो कैसे थे, वो चालू थे, वो क्या करते थे, सिंपल मॉर्गेज से काम नहीं चलाते थे, टाइटल भी रख लेते थे, मतलब जो डीड होती थी, जो कागजात होते थे वो भी साथ में रख लिए जाते थे, ठीक है। तो ये होता है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, है ना। लास्ट में आता है एनामोलस, ठीक है। ये क्या होता है, इन सब का सिंपल कंडीशनल यूसुफ्रक्चरी, इनमें से दो या दो से अधिक का मिक्सचर होता है, क्या होता है, मिक्सचर होता है, ओके। तो आपको ये इसका आंसर तो आपको पता चल गया क्या है, बी आंसर है। नेक्स्ट आप हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वेस्टेड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। देखो आपको याद रखना है जो इंटरेस्ट होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, वेस्टेड एंड कंटिंजेंट, ठीक है। कंटिंजेंट आपको अच्छे से पता है, विच इज डिपेंड अपॉन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग, ठीक है। तो जो चीज हैपन होगी, नॉन हैपन है, तो कौन सी हुई, कैसी हुई, अनसर्टेन। सर्टेन है क्या, नहीं है, सर्टेन भी हो सकता है और अनसर्टेन भी हो सकता है ना। बट जो वेस्टेड चीज है, हमेशा याद रखिएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा सर्टेन थिंग्स पर होते हैं। अगर सर्टेन थिंग्स पर होते हैं, अगर वो चीज हैपन होगी, घटना होगी, तो ही ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स उसका घटना का, इवेंट का होना क्या होता है, बाउंड, इवेंट होगा तभी ट्रांसफर प्रभावी होगा, ओके। इसमें हमेशा याद रखिए वेस्टेड इंटरेस्ट में बाउंड टू हैपन होता है, जबकि उसमें अनसर्टेन होता है। नेक्स्ट है ए ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ आफ्टर हिज डेथ टू सी। इसको हम उससे समझते हैं, डायग्रामेटिक वे में समझेंगे। देखिए ये ए है, ए ने क्या किया, बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और क्या दिया, लाइफ इंटरेस्ट, है ना। दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, लाइफ इंटरेस्ट एंड वेस्टेड इंटरेस्ट। लाइफ इंटरेस्ट दिया कि भाई जीते जी आप तो इसको यूज करो लैंड को, ठीक है। देन बी के बाद क्या होगा, सी प्लस डी, दोनों को, है ना, या इनके सर्वाइवर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, इनके बच्चों को मिल जाएगा अगर ये जिंदा नहीं रहते उस समय, तो ठीक है। लाइफ इंटरेस्ट किसको दिया है, बी को दिया है, ओके। अब क्या होता है, बी के मरने से पहले, है ना, सी तो क्या था, मर गया, बट डी सरवाइव कर गया, डी जिंदा है अभी भी, है ना, बी मरा नहीं है, क्योंकि चीज सबसे पहले तो बी को मिल रही है, बी जीते जी पूरे यूज करेगा। बी के मरने के बाद ही इन दोनों को जाएगी, वो भी कैसे, इक्वली इक्वली डिवाइड होगी, ओके। लेकिन सी तो पहले ही मर गया, बी के मरने से पहले ही सी मर गया, बट डी सरवाइव कर गया। तो जब सी जिंदा ही नहीं है तो प्रॉपर्टी इसमें वेस्ट ही नहीं हुई। जब सी में ही प्रॉपर्टी वेस्ट नहीं हुई तो इसके सर्वाइवर को भी नहीं मिलेगी। दैट मीन्स प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, ओनली ओनली डी को मिलेगी, क्योंकि जब वक्त आया बी के मरने के बाद ही प्रॉपर्टी मिलनी थी, तो बी मर गया, बी के मरने तक कौन जिंदा रहा, सिर्फ और सिर्फ डी जिंदा रहा, है ना। तो डी को प्रॉपर्टी मिलेगी एंड उसके मरने के बाद उसके सर्वाइवर्स को मिलेगी। ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। देखिए पूरे क्वेश्चन में यही कह रहा है, ए ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू बी, बी को दे दी, किसके लिए, पूरी लाइफ के लिए, और उसके बाद बी की मृत्यु होने के बाद किसको मिलेगी, सी प्लस डी को इक्वली मिलेगी, ठीक है। और अगर वो दोनों मर जाते हैं तो उसके सर्वाइवर्स को मिलेगी। बट ड्यूरिंग लाइफ टाइम सी मर गया पहले ही, ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बी, बी मरा ही नहीं था, उससे पहले सी मर गया, बट डी सरवाइव कर गया, ठीक है। तो अब बी की मृत्यु पर प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, सिंपल सी बात है, डी को मिलेगी। सी तो जिंदा बचा ही नहीं, जिंदा होता तो लेता, ठीक है। और जब प्रॉपर्टी सी में बी पर ही नहीं आई, सॉरी बी से सी पर ही नहीं आई, तो सी के सर्वाइवर्स को कैसे मिल जाएगी, क्लियर। ये आप इलस्ट्रेशन आप इसे फाउंड कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 24 में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये एज इट इज वही है। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम द बेयर एक्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है
देयर इज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। यूसुफ्रक्चुअरी जो मॉर्गेज होता है उसके 3 आवश्यक तत्व होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि उसमें पर्सन का कोई पर्सनली दायित्व नहीं होता, प्रॉपर्टी से यूज और फेंक दो, है ना, तो प्रॉपर्टी से पैसा वसूल किया जाता है, प्रॉपर्टी से, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, जब तक आपका पैसा नहीं मिल रहा है तब तक आप उसको यूज करो, दूसरा सही है। मॉर्गेजी टेक्स क्या कर सकता है, होल पैसा भी ले सकता है और उसका पार्ट भी ले सकता है, रेंट या प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये इसके तीनों आवश्यकता तो सही है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल दी अबव आर रेलेवेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है, कंडीशन शैल बी वॉइड इफ डिपेंड अपॉन वन और मोर पॉसिबिलिटीज। अच्छा, चलिए, ये बोल रहा है कि एक से अधिक, वन प्लस अगर पॉसिबिलिटीज लगाई जाती हैं ट्रांसफर में, है ना, तो पहली बात तो ये कि वो ट्रांसफर वॉइड होता है। और ये कौन से केस से कहा गया था, ये कहा गया था विटवाय वर्सेस विशेल के केस से, यह याद रखने की चीज है, आपको इंपॉर्टेंट है ये, है ना। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ए टेक्स लोन, ए ने लोन लिया 5,000 रुपए का बी से, लोन लिया बी से, कोई बड़ी बात नहीं है, अपना हाउस रखा मॉर्गेज एज अ सिक्योरिटी, यस, और क्या कहा कि उसमें मेंशन कर दिया कि अगर मैं पैसा ना पे कर सकूं 5 साल तक, तो आप क्या करिएगा, मेरे मकान को सेल कर दीजिएगा और उससे रिकवर कर लेना, और फिर भी अगर नॉट रिकवर हो, आपका माल नहीं मिले, तो मेरे उसको क्या कर लेना, मकान को बेचने के बाद तो ही मैं पर्सनली लाइबल होऊंगा। पहले कौन लाइबल है, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी से पैसा नहीं आ पा रहा है तो कौन लाइबल है, पर्सन खुद, पर्सनली, है ना। तो ये इस तरह का मॉर्गेज कौन सा मॉर्गेज होता है, इस तरह के मॉर्गेज को कहते हैं सिंपल मॉर्गेज। कहीं इसमें कहीं किसी तरह की कोई कंडीशनल सेल नहीं है, कोई इंग्लिश मॉर्गेज की तरह रीसेल वाला प्रोविजन नहीं है, कहीं यूज करने का प्रोविजन नहीं है। कौन सा मॉर्गेज है ये, सिंपल मॉर्गेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है, रूल अगेंस्ट परपैचुटी नॉट इफेक्ट एनी रूल। देखो इसका सिंपल आंसर है मुस्लिम लॉ पर, क्योंकि सेक्शन 2 में जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है आप सभी जानते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कोई भी प्रावधान जो है मुस्लिम लॉ के इफेक्ट नहीं करेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लॉ। नेक्स्ट आता है, स्टैंडिंग टिम्बर में क्या इंक्लूड नहीं है, स्टैंडिंग टिम्बर्स क्या नहीं है, स्टैंडिंग टिम्बर कभी भी इमोरल प्रॉपर्टी नहीं होते, तो नॉट इमोरल प्रॉपर्टी, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे आंसर गलत हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इमोरल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड नहीं था, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ये तीनों चीजें नहीं आती। नेक्स्ट आता है, इंस्ट्रूमेंट किस तरह के होते हैं, तो हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, नॉन टेस्टामेंट्री। टीपीए में जो इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टेस्टामेंट्री, इसका मतलब होता है निर्वसीयती, बिना वसीयत के अगर कोई ट्रांसफर होते हैं तो वो होते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, क्योंकि अगर वसीयती होंगे तो विल बन जाएगी और वो मरने के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी लोगों में, हाउस, लैंड और भी किसी तरह की प्रॉपर्टी। लेकिन अगर जीते जी ट्रांसफर हो रहा है, नॉन टेस्टामेंट्री है, निर्वसीयती है, तो कैसे होगी, सेल, मॉर्गेज, लीज, करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, फॉर वैलिड अटेस्टेशन के लिए क्या जरूरी है। देखो इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे, आप अटेस्टेड की डेफिनेशन देख लेते हो, जबकि सेक्शन 3 के अंदर अटेस्टेशन भी है और अटेस्टेड भी है, तो आप अटेस्टेड ना देखिए, अटेस्टेशन को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक प्रॉब्लम दी हुई है, ए हैज अ वाइफ, बी एंड सन। अच्छा देखो, मैं इसको समझाती हूँ, ए है, ए के पास क्या है, एक वाइफ है, बी, और क्या है, एक सन है, सी। वाइफ ने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, सी के साथ, और क्या बोला कि बेटा जो तुझे तेरे पिताजी से क्या मिलेगा, उत्तराधिकारी में प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वो मुझे क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, अपना हक क्या कर दे, छोड़ दे, एनओसी दे दे, नो ऑब्जेक्शन, मुझे नहीं चाहिए मेरे पिताजी की संपत्ति में हक। और वो जैसे ही बेटा अपना हक छोड़ देगा तो किसको आ जाएगी प्रॉपर्टी, माता जी को आ जाएगी, क्योंकि पिताजी तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, पिताजी के मरने के बाद ही तो आएगी, है ना। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टी कर ली, बाद में जब क्या हुआ, पिताजी की डेथ हो गई, ए डाइज, पिताजी मर गए, अब सी क्लेम करने आ गया उसकी प्रॉपर्टी में, बच्चा चालू निकला माता जी से, और पैसे भी लिए इसने 5 लाख रुपए, देखो, ठीक है। तो ऐसा करने पर क्या होगा इन ऑप्शन में से, तो सबसे पहले तो हम आंसर देते हैं बी, सी इज नॉट बाउंड हिज इंस्ट्रूमेंट, उस जो एग्रीमेंट किया था उसने अपनी मदर के साथ एग्रीमेंट किया है 5 लाख रुपए लेके कि मैं अपना हक छोड़ता हूं, तो उसके लिए बाउंड नहीं है, पहली बात, ठीक है। वो अपने पिताजी की प्रॉपर्टी से हक ले सकता है, क्लेम कर सकता है, क्यों,
आपको याद रखना चाहिए हमेशा सेक्शन 6 में क्या बताया गया है, विच प्रॉपर्टी कैन नॉट ट्रांसफर, तो जो उत्तराधिकारी का अधिकार होता है ना, उत्तराधिकारी होने की जो संभावना है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। इस इलस्ट्रेशन में वही करने की कोशिश की गई थी। क्लियर? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल चीजें कहाँ से आती हैं, वहीं से आती है। और कहाँ से आती है? नेक्स्ट हमारे पास जो है फिर से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसको समझना है। ए एग्री टू सेल बी, ए ने बी को सेल करने के लिए एक गुनी बैग्स जो होते हैं उसको डिलीवरी करने के लिए एग्रीमेंट किया। ठीक है, फ्यूचर डे पे। देखो देखो ऐसे बनाती हूँ मैं। ए बी के साथ करता है कि मैं क्या करूंगा, डिलीवर कर दूंगा, है ना, फ्यूचर डे पे। बी महाराज जी क्या थे, बी ने सोचा कि भाई पैसा तो आने वाला है, बी ने उसको ट्रांसफर कर दिया सी को। ठीक है, सी को ट्रांसफर कर दिया कि भाई ए महाराज जी जो आप मुझे दो वो किसको जाना चाहिए, अब डायरेक्ट सी को दे देना। सी ने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। वो दे नहीं रहे, ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो बीच बी भी तो पहले से ही हट गया था। तो अब डायरेक्ट किसका लिंक हो गया, डायरेक्ट लिंक हो गया ए एंड सी का, ए एंड सी का। तो अब सी क्या कर सकता है, एंटाइटल है किस चीज के लिए, क्लेम करने के लिए। ठीक है, सू कर सकता है। क्या कर सकता है, सू कर सकता है। किस पर कर सकता है, ए पर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए, सी कैन सू, सी इज एंटाइटल टू सू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज एंटाइटल टू सू फॉर डैमेजेस नॉट डिलीवरिंग, यस। नॉट एंटाइटल ये तो गलत है, ये भी गलत है। सू ओनली टू गेट मनी बैक, नहीं, ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन से संबंधित कौन सा है। ये मेरा वो वीडियो था डॉक्ट्राइन्स वाला, टीपीए का सबसे पहला वीडियो था, आपने देखा होगा। तो उस वीडियो में मैंने बताए थे सारे डॉक्ट्राइन्स जो टीपीए पे लगते हैं, वो वीडियो भी देख के जरूर जाइएगा। तो उसमें था सेक्शन 27। नेक्स्ट आता है, फिर से देखिए, एक आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नजर आ रही होगी, मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। ए सॉरी, देखो इसको हम इस तरह से समझेंगे। ए के पास दो प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्स एंड वाई। ओके, ए ने जो वाई प्रॉपर्टी है वो बी को बेच दी। अब उसके साथ क्या लगाई, साथ में कंडीशन। बी ने उसके साथ क्या लगाई, कंडीशन। कंडीशन लगाता है कि जो ओपन लैंड है उस पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करना। क्यों, उस कंस्ट्रक्शन नहीं करने से बाय का क्या होगा, वाई वाली जो प्रॉपर्टी है उसका मोर बेनिफिशियल यूज होगा, अच्छे तरीके से मोर, ये देखो मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट आप कर सकते हो वाई की प्रॉपर्टी का। ठीक है, इसलिए बी को आपको क्या रखना चाहिए, ओपन रखनी है, उस पर कोई बिल्ड नहीं करोगे आप। तो इस तरह की कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्राइमा फेसाई जो माइंड में आता है वो ये होगा कि कंडीशन वॉइड होनी चाहिए, है ना, वैलिड नहीं है, क्योंकि आप 11 12 और 13 सॉरी 10 11 12 सेक्शन को माइंड में रखे हो। बट याद रखिएगा सेक्शन 12 जो था, नो, सेक्शन 11 जो है, सेक्शन 11 में उसके अपवाद हैं कि कब आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, एक्सेप्शन। तो उसका जो एक्सेप्शन है उसमें लिखा हुआ है ईजमेंट, सुखाचार के जो अधिकार होते हैं उसके लिए आप कंडीशन लगा सकते हो। तो इन दिस क्वेश्चन आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। ओके, एक्सेप्शन से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ये चीज मैं शुरुआत से कहती आ रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हैंडिंग ओवर द पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड। ऐसा कौन सा मॉर्गेज है जिसके अंदर प्रॉपर्टी हैंड ओवर की जाती है, दी जाती है ना, तो ऐसा होता है इंग्लिश मॉर्गेज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो आपका अगर सेक्शन क्लियर है तो आप इसको कर सकते हैं, ज्यादातर बच्चे इस चीज को करेक्ट मानते हैं बट ये गलत है। याद रखिए, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर है, सेल और परचेज वाला मार्शलिंग जो है वो है सेक्शन 56 के अंदर। तो आपका 81 वाला तो हो गया रॉन्ग। 81 में क्या है, मार्शलिंग सिक्योरिटीज है। नेक्स्ट आता है रिडीम्शन, बोला है 60 ए में, तो ये भी गलत हो गया, ओनली 60 के अंदर है रिडीम्शन, एंड 67 में क्या है, फोरक्लोजर। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज टू रिकवर पोजेशन, सेक्शन 62। तो ये आंसर आपका है करेक्ट। ठीक है, और ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रख लेना, ये सेक्शंस दोबारा भी आ सकते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीपीए एक्ट डिफाइंस प्रॉपर्टी। अच्छा, टीपीए एक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ये खुद ही कहाँ डिफाइन है, तो ये सेक्शन 5 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है। टीपीए एक्ट कब आया था? 1 जुलाई 1882। अगर आपने अभी भी लिस्ट नहीं बनाई है एक्ट प्लस एनफोर्समेंट तो बहुत गड़बड़ कर दी है आपने, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन एनफोर्समेंट से डेफिनेटली बनता है। नेक्स्ट है फ्यूचर गुड्स जो होते हैं, सॉरी फ्यूचर ट्रांसफर होते हैं गिफ्ट्स के लिए, वो कैसे होते हैं? वॉइड होते हैं, याद रखिएगा। फ्यूचर सेक्शन 124। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन केस ऑफ गिफ्ट इफ डोडी डाइज। यस, सभी जानते हैं गिफ्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 122 जो डिफाइन किया है उसी के अंदर ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अनबोर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट, ये पहले ही बताया था, अपॉन दी बर्थ। सेक्शन नंबर 20, बर्थ होने पर ही उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाता है। वेस्टेड इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए? बाउंड होनी चाहिए, घटना होगी तो ही मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेज डज नॉट रिक्वायर राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, याद रखना। डिपॉजिट बाय टाइटल डीड वाला जो मॉर्गेज है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है और राइटिंग की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी टाइटल डीड उनके पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी सेक्शन 14। अब तो आपको याद हो गया होगा, रिपीट है। लिस्ट पेंडेंस जो है वो किस पर बेस्ड है? पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड है। सेक्शन 5 टीपीए जो लिविंग पर्सन है उसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो वो है कंपनी एसोसिएशन, है ना, ह्यूमन इंडिविजुअल नहीं, उसमें इंक्लूड किया गया है कंपनी, आफ्टर अमेंडमेंट इंक्लूड किया गया था, ठीक है। सेल की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 54 जो है उसमें डिफाइन है। हमेशा याद रखना कि जो सेल, मॉर्गेज, लीज, चार्ज का सेक्शन 100 पूछते हैं कई बार, एक्शनेबल क्लेम्स और एक्सचेंज, ठीक है। इनकी जो डेफिनेशन है जिस जिस सेक्शन में डिफाइन है वो याद कर लेना, क्योंकि वो पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे इसमें सेल पूछा है तो मॉर्गेज पूछ लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस के लिए। थैंक यू।